डियर स्टूडेंट्स, सेल स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे इसके एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट को, दैट इज साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या है और इसके अंदर कौन से कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, उनकी तरफ जाने से पहले अगर हम रिकॉल करें तो सेल थ्योरी के मुताबिक हमने पढ़ा था कि जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं मेजर। वो 3 कंपोनेंट्स कौन से हैं? वन इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड इज न्यूक्लियस एंड थर्ड इज साइटोप्लाज्म। तो हमने एक्चुअली इस थर्ड कंपोनेंट यानी साइटोप्लाज्म को आज डिस्कस करना है। साइटोप्लाज्म क्या है? इट इज लिविंग जेल ऑफ द सेल, यानी ये सेल का फ्लूइड मैट्रिक्स है, फ्लूइड कंपार्टमेंट है, और इसको हम क्या कह सकते हैं? लिविंग जेल। फिर इसकी लोकेशन क्या होगी? इट इज प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास डायग्राम में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान ये जो रीजन है ये साइटोप्लाज्म कहलाएगा, और इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स मौजूद होंगे दीज विल बी कॉल्ड एज साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स। इट इज आल्सो अ कॉमन कंपोनेंट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। यानी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में जो कॉमन चीज़ें आप ले सकते हैं उसमें आप एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ते हैं कि इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ टाइप ऑफ सेल्स। आप साइटोप्लाज्म को पढ़ते हैं कि इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ टाइप ऑफ सेल्स। न्यूक्लियस का डिफरेंस आपको पता है कि ये यूकैरियोटिक सेल्स में मौजूद होगा, while prokaryotic cells do not contain nucleus. So cytoplasm is common characteristic of both prokaryotic and eukaryotic cell with some of the differences. वो differences क्या हैं? नंबर 1 के प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोस्केलेटन नहीं होता। साइटोस्केलेटन इज द कैरेक्टर ऑफ ओनली यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होगा। इसी तरह से मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस, जिनमें आप माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ते हैं, क्लोरोप्लास्ट को पढ़ते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ते हैं या वैक्यूल को पढ़ते हैं, ये तमाम मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस भी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद होंगे, while these will be absent in the prokaryotic cells. अब हम देखते हैं कि जो साइटोप्लाज्म है इसकी कंपोजिशन क्या है। इसके कंपोजिशन के अंदर हम ये एक टर्म यूज करते हैं एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस की। यानी जो साइटोप्लाज्म है इट बेसिकली कंटेन्स एन एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस, जो कि एक्चुअली इसका फ्लूइड मैट्रिक्स है। और इस एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस या फ्लूइड मैट्रिक्स के अंदर फर्दर डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। उन कंपोनेंट्स में एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो आप पढ़ते हैं दैट इज साइटोसोल। उसके अलावा इसमें मौजूद होंगे फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, और इसके अंदर ऑर्गेनेलिस मौजूद होंगे। ये तीनों स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स किसका पार्ट होंगे? दिस विल बी द पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। सबसे पहले हम इसके अंदर साइटोसोल को देखते हैं कि व्हाट इज साइटोसोल, और साइटोसोल और साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस होगा। जैसे हमने कहा था कि साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंपार्टमेंट ऑफ द सेल, या हम जैसे पढ़ते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंपार्टमेंट ऑफ द न्यूक्लियस। Similarly, cytosol is the fluid portion of the cytoplasm. यानी ये साइटोप्लाज्म का सॉल्युबल पार्ट है या ये साइटोप्लाज्म का फ्लूइड कंपार्टमेंट है। इसके अंदर ऑर्गेनेलिस इंक्लूडेड नहीं होते।
तो इसलिए आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म माइनस ऑर्गेनेलिस आर कॉल्ड एज साइटोसोल। ये हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की। इस साइटोसोल का जो मेजर कंपोनेंट है दैट इज वाटर, एंड इट कंटेन्स अबाउट 90% वाटर। यानी 90% वाटर का मतलब है कि ये इसका मेजर कंपोनेंट होगा। अब इसी तरह से हम मूव करते हैं टुवर्ड्स फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। इन्हें हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वो दो कैटेगरीज कौन सी हैं कि जो स्मॉल साइज्ड मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी स्मॉल साइज्ड मॉलिक्यूल्स या ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं, दे विल फॉर्म ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स की दो कैटेगरीज में आपको बता रहा हूं कि जो स्मॉल साइज्ड होंगे और सॉल्युबल होंगे वो बनाएंगे ट्रू सॉल्यूशन, जबकि जो लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल्स होंगे या जो उस वाटर के अंदर साइटोसोल में इनसॉल्युबल होंगे, दे विल फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो दो कैटेगरीज हो गई, ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन। अब जो ट्रू सॉल्यूशन है इट कॉमनली कंटेन्स आयंस, जैसे सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, क्लोराइड आयन है, कैल्शियम आयंस हैं, ये बनाएंगे ट्रू सॉल्यूशन। जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन की फर्दर हम फिर दो कैटेगरीज बनाते हैं। वो दो कैटेगरीज कौन सी हैं? वन इज कॉल्ड सोल एंड अदर इज कॉल्ड जेल। अब सोल हम उस पार्ट को कहेंगे जिसकी विस्कोसिटी कम है, या आप कह सकते हैं कि जो नॉन विस्कस पोर्शन होगा उसको हम कहेंगे सोल, जबकि जो विस्कस पोर्शन होगा दैट विल बी कॉल्ड एज जेल। अब जेल के बारे में आप जनरली जानते होंगे कि ये थिक होता है एज कंपेयर टू वाटर। यानी वाटर को अगर फ्लो करें तो वो इजीली फ्लो कर जाएगा, जबकि अगर किसी जेली को या हनी को फ्लो करवाएं तो इट विल फेस रेजिस्टेंस। तो जिसको फ्लो में रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी हम कहेंगे कि उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। और साइटोप्लाज्म के इस विस्कस पोर्शन को हम उसी कंटेक्स्ट में कह देंगे जेल, और जिसकी विस्कोसिटी कम होगी उसे हम कहेंगे नॉन विस्कस या सोल। अब यहाँ पर एक पॉइंट और मैं ऐड करता चलूँ कि यूकैरियोटिक सेल में, लाइक अगर हमारे पास ये यूकैरियोटिक सेल मौजूद है तो इस यूकैरियोटिक सेल का जो सेंट्रल पोर्शन होगा इट विल बी सोल लाइक, यानी इसकी विस्कोसिटी कम होगी। ये मैं बात कर रहा हूँ यूकैरियोटिक सेल की। जबकि इसका जो पेरिफेरल पोर्शन होगा इट विल बी जेल लाइक, सेंट्रल सोल लाइक, पेरिफेरल जेल लाइक, यानी पेरिफेरल थिक होगा और ये थिक या जेल लाइक पोर्शन एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जबकि जो सेंट्रल सोल लाइक पोर्शन है इट फैसिलिटेट्स मूवमेंट्स विद इन द साइटोप्लाज्म, जिन्हें हम आगे चल के पढ़ेंगे स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स का नाम देते हैं। तो इस स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स के अंदर मेनली इस सोल पोर्शन का रोल होता है। अब इसके अपोजिट जो प्रोकैरियोटिक सेल है, ये आप आगे उसके स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे कि इट्स साइटोप्लाज्म इज कंप्लीटली जेल लाइक, यानी प्रोकैरियोट्स में कंप्लीटली जेल लाइक होगा, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर हमने पढ़ा है कि पेरिफेरल पोर्शन जेल लाइक और सेंट्रल पोर्शन सोल लाइक कंसिस्टेंसी का होगा। तो ये तो हमने डिस्कशन की अबाउट द फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अब हम चलते हैं थर्ड कंपोनेंट की तरफ, दैट और ऑर्गेनेलिस। अब जनरली आपने ऑर्गेनेलिस के बारे में पढ़ा होगा कि ये सेल के अंदर वो स्ट्रक्चर्स होती हैं विच आर कंपेयरेबल विद ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। यानी जैसे
हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। सिमिलरली सेल के अंदर भी कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसी होती हैं जो कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं। उन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं ऑर्गेनेलिस। लाइक कोई स्ट्रक्चर होगी जो प्रोटीन सिंथेसाइज करवा रही होगी, कोई स्ट्रक्चर होगी जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होगी, कोई स्ट्रक्चर ऐसी होगी कि जो रेस्पिरेशन के अंदर मेन रोल प्ले कर रही होगी, कोई स्ट्रक्चर ऐसी होगी जो सेल सिक्रीशंस के अंदर इन्वॉल्व होगी। तो इन तमाम स्ट्रक्चर्स को दैट आर प्लेइंग स्पेसिफिक फंक्शंस एंड दैट आर प्रेजेंट विद इन द साइटोप्लाज्म, इन्हें हम कहेंगे ऑर्गेनेलिस। अब जनरली इन ऑर्गेनेलिस को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेस ऑफ मेम्ब्रेन्स इनटू 3 कैटेगरीज। यानी ऐसे ऑर्गेनेलिस जिनके अराउंड मेम्ब्रेन नहीं होती उन्हें हम कहते हैं नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस। इसी तरह से कुछ ऐसे होंगे विच विल बी मेड अप ऑफ सिंगल मेम्ब्रेन, और कुछ ऐसे होंगे विच विल बी मेड अप ऑफ डबल मेम्ब्रेन्स। यहाँ पर हम इनके सिर्फ नाम पढ़ेंगे, अदरवाइज इनके स्ट्रक्चर को, इनकी मेम्ब्रेन्स को वन बाय वन हम अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर जो कि ऑर्गेनेलिस पे होगा उनको हम पढ़ते चले जाएंगे। अब अमूमन ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, या इट इज़ अ नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। सो इसलिए आपको इन कैटेगरीज का पता होना बड़ा ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू आंसर दैट क्वेश्चन। सो नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस के अंदर हम 3 एग्जाम्पल्स को प्लेस करते हैं। वो 3 एग्जाम्पल्स कौन सी हैं? राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेनस, सेंट्रियोल्स आर नॉन मेम्ब्रेनस, और साइटोस्केलेटन, ये भी नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर या ऑर्गेनेलिस हैं। सिंगल मेम्ब्रेनस के अंदर हमारे पास आएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स, माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज के अंदर आपने याद रखना है फर्दर कि 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे जिनको हम पढ़ेंगे, पेरोक्सिसोम्स एंड ग्लाइऑक्सिसोम्स। ये भी सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं। एंड सिमिलरली all types of vacuoles or vesicles found within the cell are also single membranous. इसी तरह डबल मेम्ब्रेनस के अंदर 3 स्ट्रक्चर्स को हम प्लेस करते हैं। उनमें से 2 ऑर्गेनेलिस हैं। वो कौन कौन से हैं? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। और इसके साथ साथ न्यूक्लियस, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि ये साइटोप्लाज्म का पार्ट नहीं है, इसको हम सेपरेटली डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर मैं जस्ट आपको वैसे मेंशन कर देता हूँ कि न्यूक्लियस इज आल्सो अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। इट इज़ नॉट एन ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेल जो भी होगा इट विल बी द पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। सो न्यूक्लियस इज नॉट द पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। तो मैंने जस्ट यहाँ पर इसको वैसे मेंशन कर दी है कि इट इज़ आल्सो अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। सो ये हमने एग्जाम्पल्स पढ़ ली कि नॉन मेम्ब्रेनस, सिंगल मेम्ब्रेनस, डबल मेम्ब्रेनस कौन कौन से होंगे। अब लास्ट में साइटोप्लाज्म के अंदर हम इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस को देख लेते हैं। सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म इज टू एक्ट एज स्टोर हाउस ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस। जैसा कि आप आगे चल के पढ़ेंगे कि ये स्टोर करता है ग्लाइकोजन को इन केस ऑफ एनिमल सेल, और इसी तरह से प्लांट सेल्स के अंदर भी ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स को स्टोर करता है। साइटोप्लाज्म आल्सो एक्ट्स एज अ साइट फॉर डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस। सो हम कहते हैं कि इट इज़ आल्सो अ साइट एज मेटाबॉलिक पाथवे। अब कौन कौन से मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं जो प्योरली साइटोप्लाज्म के अंदर होंगे? साइटोप्लाज्म का मतलब है कि इसके साइटोसोल के अंदर, ऑर्गेनेलिस में नहीं। तो इन रिएक्शंस के अंदर वन इज ग्लाइकोलिसिस। सो व्हाट विल बी द साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस?
that will be the cytosol of cytoplasm. इसी तरह से जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस है जिसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं, इट अकर्स एट द लेवल ऑफ राइबोसोम, लेकिन वो होगी कहाँ पे? साइटोप्लाज्म के लेवल पर ये प्रोसेस हो रहा होगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन या जिसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं, इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म का इंपॉर्टेंट रोल होता है, यानी फर्मेंटेशन की साइट क्या होगी? दैट विल बी द साइटोप्लाज्म। और ग्लाइकोजेनेसिस, एनिमल सेल्स के अंदर ग्लाइकोजन की सिंथेसिस, ग्लाइकोजन की स्टोरेज, दैट आल्सो अकर्स इन साइटोप्लाज्म। सो ये वो चंद एक इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जिनमें साइटोप्लाज्म एज अ मेटाबॉलिक पाथवे इन्वॉल्व होगा। उसके बाद लास्ट में हम देखते हैं कि साइटोप्लाज्म हैज़ रोल इन डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स, लाइक मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनेलिस, मूवमेंट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो इन ऑर्गेनेलिस की मूवमेंट्स को जो साइटोप्लाज्म में होती हैं, इन्हें हम कहते हैं साइक्लोसिस। उसकी एक सिंपल टिपिकल एग्जांपल मैं आपको क्लेमिडोमोनास की दूंगा कि लाइक क्लेमिडोमोनास के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ ग्रीन एल्जी, और इसमें मौजूद होता है कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। अब ये जो कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट है, ये लाइट की साइड पर मूव करता है कि लाइक अगर लाइट यहाँ से फॉल करेगी तो ये मूव करके यहाँ आ जाएगा, अगर लाइट इस तरफ से फॉल करेगी ये मूव करके इधर आ जाएगा, अगर लाइट इस तरफ से फॉल करेगी तो ये इधर आ जाएगा। तो इसकी ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को हम कहते हैं साइक्लोसिस। इसके अंदर साइटोप्लाज्म का इंपॉर्टेंट रोल होता है।